नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, हरियाणा चुनाव के नतीजे कल आ गए और जब हरियाणा के नतीजे आ गए तो पॉपुलर परसेप्शन के लिहाज से और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सबके लिए अप्रत्याशित रहे। पॉपुलर परसेप्शन यानी लोकप्रिय धारणा के लिहाज से अप्रत्याशित इस मामले में, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल और राजनीतिक रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त मेजोरिटी के साथ आ रही है। भाजपा के नेता भी अंदर खाने इस बात को निजी बातचीत में ही सही लेकिन स्वीकार करते थे कि बहुत पतली हालत है बीजेपी की। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। कांग्रेस पार्टी के बरक्स भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 और 19 दो बार सरकार बना चुकी थी, उन दोनों मौकों से ज्यादा सीट इस बार जीत ली। खैर, ये चुनाव है, यहां पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन चलता रहता है, मिथक टूटते रहते हैं, धारणाएं गलत साबित होती रहती है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बशर्ते इस खूबसूरती की, लोकतंत्र की इस खूबसूरती की खूबसूरत राहों में कहीं ना कहीं किसी तरह की चुनावी धांधली की इजाजत यदि ना हो, किसी तरह के मैनिपुलेशन की गुंजाइश ना हो। क्या है क्या नहीं है हरियाणा का चुनाव, ये कांग्रेस पार्टी और भाजपा का मामला है और हरियाणा के लोगों का मामला है कि कैसे इसे देखते हैं। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा को दिलचस्प बना दिया है। वो महाराष्ट्र जहां हरियाणा से भी ज्यादा मजबूत गैर भाजपा लहर चलने की बातें आ रही है और उस गैर भाजपा लहर के बीच ये धारणा बन रही थी कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन का जो क्षेत्रीय स्वरूप है एमवीए, उसमें सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लेकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार यानी एनसीपी और शिवसेना के इन दोनों धड़ों का हाथ ऊपर हो गया लगता है। हरियाणा के नतीजों को देखकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या यहां भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना कहीं गलती तो नहीं है? क्या महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें देने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खोलना तो नहीं है? उद्धव ठाकरे की पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। शरद पवार की पार्टी सार्वजनिक तौर पर भले ना बोले, लेकिन शरद पवार की पार्टी भी अधिकाधिक सीटें चाहती है ताकि विनेबिलिटी की, जीत की संभावना को बढ़ाया जा सके। उद्धव ठाकरे की पार्टी लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई, ये बात जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा आज भी उद्धव ठाकरे का है और उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार का है। और उनकी लोकप्रियता के पीछे एक तरफ गुवाहाटी मॉडल से सरकार का गिराया जाना, दूसरी तरफ दोनों की पार्टियों को तोड़ा जाना, तीसरी तरफ बागी गुट को, दोनों पार्टियों के बागी गुट को असली पार्टी का दर्जा और सिंबल दिया जाना, और चौथी तरफ महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को उठाकर गुजरात ले जाए जाने, कई सारे प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाए जाने की जो प्रक्रिया चली, उस प्रोसेस ने आम मराठी मानुष के बीच भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ एक असंतोष के स्वर के बीज बो दिए। लेकिन जब असंतोष के बीज बो दिए गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी का गठबंधन मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को परास्त करने की हद तक पहुंच गया, तो विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता का स्वाभाविक दावेदार माना गया। याद रखिए, हरियाणा में भाजपा परास्त नहीं हुई थी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में मुकाबला बराबरी पर छूटा था, 5-5 पर छूटा था, लेकिन महाराष्ट्र की 48 सीटों में से तकरीबन 30 सीटें चली गई थी एमवीए यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में। अब जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, उन हालातों पर यदि गौर किया जाए तो हरियाणा में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जीती हुई बाजी को गंवाने का काम किया है, जिस प्रकार से वोट प्रतिशत में वो भारतीय जनता पार्टी के सामने सीधे मुकाबले में है, लगभग बराबरी की स्थिति में है, वहीं सीटों के मामले में दर्जन भर का अंतर जो पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में सावधानी नहीं बरती। लेकिन ये कोई कांग्रेस की आज की समस्या नहीं है। आप लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सीटों पर देखें, हिमाचल प्रदेश में देखें, बिहार में देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से सीटों के सिलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने खुद का बटाधार करवाया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात,
ये सब इसके उदाहरण है, खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस पार्टी क्या इन गलतियों से महाराष्ट्र चुनाव में बाज आएगी? ये सवाल अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सामने खड़ा है। ये दोनों पार्टियां राज्य में स्पष्ट जनादेश के लिए लड़ रही है, 200 प्लस सीटों के लिए अपने गठबंधन के साथ आने के लिए लड़ रही है, लेकिन कमजोर कड़ी कांग्रेस बनती दिख रही है। यह बात भी सही है कि राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और सबसे ज्यादा सीटें जीती भी थी, लेकिन स्ट्राइक रेट की बात की जाए कि लड़ने वाली सीटों में जीतने वाले का प्रतिशत किसका ज्यादा था, तो ना सिर्फ एनडीए, ना सिर्फ इंडिया, सभी गठबंधन को मिलाकर देखें तो शरद पवार की पार्टी ने 10 में से 8 सीटें जीती थी। 80% का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में किसी का नहीं था। उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने सिंबल को, नए चुनावी सिंबल को, चुनाव चिन्ह को जमीन तक नहीं पहुंचा पाई थी, जिसका फायदा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मिला, एनडीए गठबंधन को मिला, लेकिन भाजपा का तो करीब करीब सुपड़ा साफ हो गया। नितिन गडकरी तक को अपने क्षेत्र में जमकर मशक्कत करनी पड़ी। अब महाराष्ट्र में जो स्थिति है, विदर्भ में भाजपा बनाम कांग्रेस का मुकाबला बताया जाता है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा वाली गलतियों से निजात पा लेगी? मुंबई की कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे पाएगी, या वहां उद्धव ठाकरे का सिंबल ही ज्यादा बड़ा सिंबल होगा? और दूसरे इलाके में जो कांग्रेस सीटें चाहती है, अब उतनी सीटें देने की स्थिति में हरियाणा के मामले के बाद उतनी सीटें देने के लिए क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे राजी होंगे? राजी होंगे नहीं होंगे, इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तीनों दल आपस में सीटों की छीना झपटी से आगे निकलकर गठबंधन की विनेबिलिटी, जीतने वाली सीटों पर तीनों दलों में उम्मीदवार किसके पास है, इस फॉर्मूले को लेकर एक एक सीट पर मंथन करने की स्थिति में है? इस मामले में सीटों की पहचान और सीट के लिहाज से और सामने वाले गठबंधन के कैंडिडेट की ताकत को किसी भी सीट पर पहचानते हुए उपयुक्त कैंडिडेट कौन हो सकता है, इस मामले में शरद पवार का सानी नहीं है। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के नब्ज को समझते हैं। क्या कांग्रेस में कोई शरद पवार के टक्कर का कोई नेता है जो महाराष्ट्र की 288 लोकसभा सीटों में, 288 विधानसभा सीटों में से अपनी पार्टी के लिए 90-100 सीटों की, ऐसी सीटों की पहचान कर सके जहां 80-90% के स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया जा सके? हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी माहौल गैर भाजपा वाला है, भाजपा के विरोध वाला है। मराठा आरक्षण और मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन का भी असर है, बीएमसी का चुनाव लंबे समय तक टाले जाने का भी असर है, और मराठी जनमानस के गुजरात लॉबी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी से के खिलाफ पनप चुके असंतोष का भी असर है। लेकिन इन सब के बावजूद विधानसभा चुनाव जो लोकसभा चुनाव से काफी हद तक अलग होते हैं, उस अलग चुनाव के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी, ये वहां की परिस्थितियों, वहां प्रभारी कल्चर, प्रदेश अध्यक्ष कल्चर, आला कमान कल्चर और नेताओं के कोटा सिस्टम वाला जो कांग्रेस का कल्चर है, इससे निजात कांग्रेस को मिल पाएगी या नहीं, संदेह इसमें है। कांग्रेस में टिकट कैसे बढ़ता है, ये एक आम कांग्रेसी को पता है कि कैसे बढ़ता है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को देखें, वहां भी विसंगतियां हैं, शरद पवार की पार्टी भी विसंगतियों से अछूती नहीं हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के मामले में विसंगतियां ही, गड़बड़ियां ही थंब रूल है। तो उस परिस्थिति में क्या कहा जाए? बाकी जगह विसंगति और गड़बड़ी, टिकट वितरण में गड़बड़ी, टिकट वितरण में गलत कैंडिडेट का सिलेक्शन, ये एक अपवाद हो सकता है दूसरी पार्टियों में। कांग्रेस पार्टी में स्थिति यह है कि अगर उपयुक्त व्यक्ति को टिकट मिल जाए कहीं से, वहां के समीकरणों को देखते हुए कोई अच्छा प्लेसमेंट कांग्रेस का कर दिया जाए, भले ही वो मजबूत हो या अननोन हो, लेकिन उस चुनाव जीतने की स्थिति में जा सके, तो ये कांग्रेस पार्टी में अपवाद होता है कि अच्छा सिलेक्शन हो गया। महाराष्ट्र की स्थिति को देखें या पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति को देखें तो क्या होता है, कैसे टिकट बढ़ता है। कुछ जो प्रदेश अध्यक्ष साहब होंगे उनकी सिफारिशें चलेंगी, सिंबल पे दस्तखत उन्हें ही कर रहे हैं। कुछ जो राज्य के प्रभारी होंगे
कुछ उनकी चलेगी। कई राज्यों में चुनाव के समय कुछ विशेष अलग से प्रभारी भेज दिए जाते हैं 2-3 लोगों को, कुछ उनकी चलती है। कुछ कांग्रेस आला कमान के कुछ चहेते होंगे, उनकी चलेगी। कुछ सीडब्ल्यूसी में जो महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेस के नेता होंगे, उनकी चलेगी। कुछ कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के अलग अलग मेंबर अपने अपने लोगों की पैरवी करेंगे। और जब सारी पैरवियां होंगी, एक सीट के लिए पता चला कि 20-20, 50-50 कैंडिडेट हो गए। जब गठबंधन या दल के पक्ष में माहौल होता है तो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत हो जाती है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में वो इंदिरा गांधी वाली समझदारी नहीं है जो कई बार इंदिरा गांधी किया करती थी कि जितने एप्लीकेशन आए हैं, एप्लीकेशन एक तरफ, जमीन की हकीकत पता लगाकर किसी खांटी कांग्रेसी को या किसी ऐसे व्यक्ति को वहां भेज दिया, अपवाद स्वरूप ही सही 2-4 सीटों पर, जो वहां की परिस्थितियों में अपने सामुदायिक समीकरण और सीट के समीकरण के लिहाज से विपक्षी कैंडिडेट की ताकत और कमजोरी को देखते हुए वो वहां एक बेहतर मोहरा साबित हो सके, क्योंकि अब खांटी पॉलिटिशियन कांग्रेस पार्टी के आला कमान में बहुत कम दिखते हैं। अब सिर्फ माहौल, जनता का गुस्सा, इसके सहारे सत्ता आ जाए, वो कोशिशें ज्यादा दिखती है। लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र में अभी जो विधानसभा है, सत्ता की स्टेपनी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री के रूप में डिमोशन होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और अब उसके सामने स्थिति यह है कि 3 दर्जन सीटें वो जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यह तब होगा जब महाविकास आघाड़ी मजबूती से लड़ेगी। और महाविकास आघाड़ी में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी मजबूती से लड़ेगी, इसमें लोगों को कम संदेह है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी, हरियाणा के बाद यह संदेह बढ़ गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मुकुल वासनिक, महाराष्ट्र की बात करें तो नाना पटोले, कई ऐसे नेता हैं जो महाराष्ट्र के मामले में कांग्रेस पार्टी की सीटों को तय करेंगे। केसी वेणुगोपाल भी हैं, संगठन महासचिव, जो प्रभारी है वो भी होंगे, खड़गे जी की टीम के भी सदस्य होंगे, टीम राहुल के भी कुछ सदस्य होंगे, कुछ लोग तो महाराष्ट्र से ही आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कैंडिडेट सिलेक्शन टोकनिज्म के आधार पर होगा कि 2 उनके, 4 उनके, 1 उनके, 3 उनके, 5 उनके, इस आधार पर होगा, या अंततः विनेबिलिटी को आधार बनाया जाएगा। यही वो कांग्रेस की क्षमता में कमी का सबूत है हरियाणा का चुनाव, जिससे महाविकास आघाड़ी के अंदर कांग्रेस की दावेदारी को, सीटों की संख्या के मामले में कांग्रेस की दावेदारी पर एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, इन दोनों को पुनर्विचार करने की स्थिति में आना पड़ सकता है। देखते जाइए होता क्या है। अगला चुनाव 2-4 दिनों में उम्मीद है कि अनाउंस कर दिया जाए, तारीखें तय हो जाए महाराष्ट्र चुनाव की और आचार संहिता लग जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस आचार संहिता की जरूरत है, उसके नेता ऐसे किसी पार्टी की अंदरूनी आचार संहिता का पालन करते हो, लगता तो नहीं है। शायद हरियाणा से सबक लेकर महाराष्ट्र में ऐसी पार्टी की आचार संहिता का पालन करने की स्थिति में खुद को ले आए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।